तमिलनाडु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मदुरई की मीनाक्षी देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। आज करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। तमिलनाडु पुडुचेरी में अमित शाह का ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं। ढाबे में खाया खाना, कहा एनडीए की बनेगी सरकार। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा पीएम के बयान को बताया शर्मनाक। कहा बंगाल में भारी वोटों से जीतेंगी ममता बनर्जी, रेस में नहीं है शुभेंदु। और मुकेश अंबानी मामले में एनआईए की जांच जारी। मुंबई के एक होटल क्लब में छापेमारी। सचिन वाजे के करीबी सहयोगियों को लिया हिरासत में। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मित्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर क्यों ले चलते हैं तो बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से। इस वक्त की बड़ी खबर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो यहाँ इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे दें। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर बताया जा रहा है। तो लगातार एएनबी न्यूज आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहा है। 2 आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर जानकारी दे दे। पुलवामा में फिलहाल के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। अहम जानकारी, मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी ढेर। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी दे दे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रविंद्र श्रीवास्तव जुड़े। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा हुआ है और ऐसे में बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों के बीच 2 आतंकियों की तलाश भी जारी है। क्या कुछ जानकारी? रविंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो लगातार जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी दे दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो यहां आपको बता दें, चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। महाराष्ट्र में एंटीलिया केस में मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है और ऐसे में मनसुख मर्डर केस की जांच कर रही एनआईए ने एक मिस्ट्री वुमन को हिरासत में लिया है। तो यहां बीती रात एनआईए दफ्तर में जिस महिला को लाया गया वो महिला गिरफ्तार आरोपियों में से एक की करीबी है। तो दूसरी ओर इस मामले में सचिन वाजे और मनसुख की हत्या के आरोपी विनायक शिंदे की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो ओडी कार में बैठे हैं। और ऐसे में एनआईए को मनसुख की हत्या की प्लानिंग ओडी में करने का शक बताया जा रहा है। और इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि मिस्ट्री वुमेन को एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया है। और ऐसे में केस में पहले ही एक मिस्ट्री वुमेन का जिक्र हो चुका है, जिसे ट्राइडेंट होटल में वाजे के साथ देखा गया था। तो यहाँ होटल ट्राइडेंट में सचिन वाजे ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर 100 दिनों के लिए कमरा बुक करवाया था। फिलहाल इस महिला को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि एनआईए ने आधिकारिक बयान में दिया कि वहीं इस केस में लग्जरी कारों का एक काफिला मिलता जा रहा है और इस कड़ी को और जोड़कर सारी गुत्थी सुलझने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है। ऐसे में आलिया भट्ट भी उन सितारों में शुमार हो गई है जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। और इस बात की जानकारी खुद आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया पर दी। तो यहाँ आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस बात की जानकारी दी है कि वो कोविड संक्रमित पाई गई है। तो यहाँ आलिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, हेलो, मैं कोविड संक्रमित हो गई हूँ। तो यहाँ बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कहा कि मैं घर पर ही हूँ और मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। तो यहाँ डॉक्टर्स के निर्देशों के अनुसार सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कर रही हूँ। तो यहाँ उन्होंने बोला कि आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। मैं सभी अपना ख्याल रखें।
गुरुवार को पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए वोट डाले गए और ऐसे में चुनाव आयोग के मुताबिक असम में करीब 75% तो बंगाल में 80% और इस बीच 43 मतदान हुआ। तो बात अब नंदीग्राम सीट की करें तो यहाँ 60.79% वोटिंग हुई। तो वहीं बांकुरा की बात करें तो बांकुरा में सबसे ज्यादा 72.92% मतदान हुआ। लेकिन पूरे बंगाल में नंदीग्राम सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ ममता बनर्जी की सीधी टक्कर एक समय पर उनके सहयोगी रहे अब बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी से है। यूं तो दोनों ही इस उम्मीदवार को अपनी अपनी जीत का दावा किया, लेकिन जनता किसके साथ है ये नतीजे के दिन ही सामने आएगा। और ऐसे में चुनाव के इस चरण में असम की 39 तो बंगाल की बात करें तो बंगाल की 30 सीटों के लिए वोट डाले गए। उधर भारतीय जनता पार्टी और मंत्रियों के एक समूह ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता के एस येदियुरप्पा का मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ कर्नाटक के राज्यपाल को शिकायत करना सही नहीं था। और इस मंत्रियों ने पार्टी के कुछ विधायकों के साथ येदियुरप्पा का पुरजोर समर्थन किया और जिन्होंने अब तक इस मामले में अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो यहाँ आपको बता दें कि कर्नाटक के प्रभारी भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि वरिष्ठ नेता और मंत्री होते हुए येदियुरप्पा को ऐसा पत्र नहीं लिखना चाहिए था। तो यहाँ दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि अगर किसी मंत्री को कोई भी समस्या आती है तो उसे मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या करना है। तो ऐसे में राज्यपाल को पत्र लिख देना यह कोई तरीका नहीं है। दरअसल यहाँ बीजेपी की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष येदियुरप्पा ने बुधवार को येदियुरप्पा के खिलाफ राज्यपाल को शिकायत की थी कि वह उनके विभाग में सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने मंत्री द्वारा प्रशासन चलाने के सत्तावादी तरीके और गंभीर खामियों पर 5 पन्नों का एक पत्र सौंपा था। शिकायत के बाद येदियुरप्पा के वफादार माने जाने वाले सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों को मुख्यमंत्री से उनके आधिकारिक आवास पर मिलते हुए चर्चा करते हुए देखा गया। चलिए आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने है। देश भर में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। तो बड़ी और अहम जानकारी दे दें, 8 राज्यों में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तो अहम जानकारी इस वक्त की, देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब फिलहाल जानकारी सामने आई है कि मुंबई में पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है और लगातार दिल्ली में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और तमाम जानकारी, सीएम केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। तो यहाँ कोरोना के मद्देनजर सीएम केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। तो बता दें आपको कि आए दिन मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। और इस बीच जानकारी दे दें, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बताया जा रहा है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इसी बीच अहम जानकारी दे दें कि देश भर में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है और लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ 8 राज्यों में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मुंबई में पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। कोरोना के मद्देनजर सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। यहाँ मध्य प्रदेश राज्य में सरकार की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अहम जानकारी दे दें, कोरोना के मद्देनजर सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। अब फिलहाल मुंबई में पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के और इस बीच अब मुंबई में पूर्ण लॉकडाउन की संभावना जताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए साधना, जिस तरह से लगातार मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, महाराष्ट्र सरकार चिंताएं में बढ़ रही है। यही वजह से महाराष्ट्र सरकार आए दिन अपने आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही है। और हालांकि मुंबई महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन लगा भी दिया गया है। मुंबई में खुद नाइट कर्फ्यू का बड़ी कड़ाई से पालन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से आंकड़े आए दिन 8,000 के पार है, वो कहीं कहीं चिंता का विषय है। ये वजह से महाराष्ट्र सरकार अब जो है लॉकडाउन के लिए कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से तैयारियों की अगर बात की तो महाराष्ट्र सरकार ने अब आज संभवतः ये लॉकडाउन को लेकर बड़े अहम फैसले ले सकती है।
सत्य प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरह से देश के कई जिलों में, राज्यों में कोरोना लगातार अपना पैर पसार लिया है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार चलिए कई सत्य तमाम प्रकाश, राज्यों बहुत में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। या लेंगे छोटा सा ब्रेक, अब बने रही एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्य, भव्य और सुरक्षित कुंभ के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध और संकल्पबद्ध है और ऐसे में कुंभ मेले में सरकार की गाइडलाइंस का पूरी तरह अनुपालन कराया जाएगा। तो ऐसे में सरकार का प्रयास रहेगा कि श्रद्धालुओं को गैर जरूरी रोक टोक का सामना न करना पड़े और इसको लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। अब जो कार्य हैं वो ऐसे हैं जो रोज होते रहेंगे। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये शाही स्नान से पहले खत्म हो जाएंगे, 27 से पहले खत्म हो जाएंगे। टूट मरम्मत के, मेंटेनेंस के कार्य अचानक भी आ जाते हैं तो ये चलते रहेंगे। जहाँ तक दीर्घकालिक कार्यों का प्रश्न है वो पहले ही पूरे हो चुके हैं। सर, एसओपी को लेकर के इस समय बॉर्डर पर किस तरह की प्रक्रिया है? देखिए, एसओपी पे 7 अभी चेक पोस्ट बनाई गई हैं। इनफैक्ट कल लक्सर की तरफ भी 2 और बनाई गई हैं। तो इसमें मैं दोबारा अनुरोध करना चाहूँगा आप सबसे, ये एसओपी में जो कहा गया है कि RT-PCR नेगेटिव टेस्ट लेके आएँ, ये सभी के लिए बहुत आवश्यक है और पब्लिक हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसको आप किसी प्रकार की बंदिश ना मानते हुए इसको ये माने कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है जिसे हम सब। उधर झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने राज्यवासियों से कहा कि कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने की अपील करें। ऐसे में उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अपनी आदत में शुमार करना होगा। तो यहां राज्यपाल ने कहा कि पूरे देश में युद्ध स्तर पर कोरोना टीकाकरण का काम चल रहा है, फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो यहां राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दुकानदारों से खुद मास्क पहनने और ग्राहकों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। तो यहां राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरफ शुरुआती दौर में नियमों का पालन करते हुए इस वायरस को हराया गया था और उसे फिर दोहराने की जरूरत है। थोड़ी सी भी लापरवाही मुसीबत खड़ी कर सकती है। उन्हें लोगों से वैक्सीन लगवाने और किसी भी तरह से लक्षण दिखने पर जांच रिपोर्ट आने से पहले खुद को क्वारंटीन करने की अपील की। तो उन्होंने ये भी कहा कि हर इंसान की जिंदगी अनमोल है, आप सभी के संकल्प से कोरोना पर विजय पाया जा सकता है। ऐसे में झारखंड में 31 मार्च को 653 संक्रमितों की पहचान हुई और इस साल का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो यह जानकारी दे दें, रांची की स्थिति और चिंताजनक दिख रही है। हालात बेकाबू ना हो जाएं, इसलिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उधर यूपी के लखीमपुर में तराई के जंगल में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जीपीएस डाटा के आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में 67 से अधिक जगहों पर आग से सब कुछ जलकर राख हो गया और ऐसे में आग की बढ़ती घटनाओं के कारण इस बार वन कर्मियों की होली जंगल में ही मनी। घने जंगलों के कारण दुधवा पार्क सबसे ज्यादा संवेदनशील है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भारतीय वन्य सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा सैटेलाइट के जरिए भेजे गए जीपीएस डाटा से आग की घटनाएं पता चल रही है। तो यहाँ अधिकारियों की माने तो सबसे ज्यादा दुधवा के जंगल आग के निशाने पर है और इसके अलावा बफर जोन का बेलराया, भीरा, मिलानी, संपूर्णा नगर और पलिया के जंगल में रोज आग लग रही है। ग्राउंड फायर था तो ऊपर कहीं पेड़ वेड़ में तो नहीं लगने दिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बुलानी पड़ी और मतलब जो है वो लोग भी तत्परता से आके बुझाने में मदद किया उन लोगों ने। ग्राउंड फायर था तो जो नीचे जो पत्तियां वत्तियां थी, सूखी पत्तियां थी, वही सब जली हैं। ग्रासलैंड के कुछ हिस्से जले हैं, लेकिन मतलब ऐसे कोई प्रथम दृष्टि ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मतलब जो है किसी जानवर का नुकसान हुआ हो या किसी पेड़ में आग लगी हो। फिर भी अभी जैसे हम लोग हमारे वहाँ पे उप निदेशक पहुँच चुके हैं, वो मतलब पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके अभी जांच करेंगे। जो भी कारण है उसको एड्रेस किया जाएगा। यदि किसी के कमी से, लापरवाही से हुआ है तो उसको भी हम लोग जो है देखेंगे। कोरोना के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपातकाल बैठक बुलाई।
तो यहाँ बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य विभाग, अनेक अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो इस बैठक में दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान और वैक्सीनेशन की मौजूदा स्थिति, कंटेनमेंट जोन, अस्पतालों के बेड प्रबंधन और सीरो सर्वे के साथ वर्तमान में कोरोना केस की मैपिंग को लेकर समीक्षा की जाएगी। और ये बैठक सीएम आवास पर आज शाम तकरीबन 4 बजे होगी। तो जानकारी देते सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को कोरोना से निपटने के लिए एक्शन प्लान के साथ बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2790 नए केस सामने आए और ऐसे में साथ ही 9 लोगों की मौत हो गई। अप्रैल के महीने की बात करें तो पिछले साल दिसंबर जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। वहीं गुरुवार को 8 दिसंबर 2020 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना सामने आए। तो यहाँ पिछले साल 8 दिसंबर को 3188 नए केस सामने आए थे और दिल्ली में अब संक्रमण दर 3.97% हो गई है, जो 8 दिसंबर के बाद से सबसे ज्यादा है। तो यहाँ 8 दिसंबर को यह दर 3.73% थी और पिछले 24 घंटे में 9 मौतों के साथ कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 11,036 हुई। वहीं कुल सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो 10,458 हुई और दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों का आंकड़ा 5,500 से ज्यादा हो गया है और ऐसे में होम आइसोलेशन में इस समय 5,658 लोग हैं। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना को लेकर कहा कि पिछले साल भी यही संकट था। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों से कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना जरूर लगाएं और ऐसे में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें। पिछले साल इसी महीने देश और दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट ये था कि कोरोना महामारी से लड़ेंगे कैसे। भारत ने अपनी क्षमता बढ़ाई, पीपी किट बनाई, मास्क बनाए, वेंटिलेटर बनाए और कोविड वैक्सीन एक नहीं 2-2 बनाई और दुनिया के अलग अलग देशों को देने का काम भी किया। मेरे भारत के लोगों से इतना ही अनुरोध है अपने भाई और बहनों से कि जो 45 वर्ष से ज़्यादा की आयु के हैं वो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं और साथ ही साथ मास्क भी पहने, 2 गज की दूरी भी अपनाएं, हाथों को भी धोते रहें क्योंकि बचना भी जरूरी है और दूसरे को बचाना भी जरूरी है। टीका लगवाना भी जरूरी है, टीका जरूर लगवाएं, भारत को भी बचाएं और कोरोना को हराएं। मैंने भी आज वैक्सीनेशन करवाई है, बिल्कुल ठीक हूँ, 2 घंटे हो गए लगभग और आगे भी जितने लोगों ने लगवाया सब स्वस्थ रहें। उधर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने टीएमसी पर हमला करते हुए कहा कि टीएमसी ने हिंसा करने की कोशिश की है लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें सही जवाब दिया है। तो यहाँ लोग निडर होकर वोटिंग करने निकले थे और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बन रही है। अभी जो दूसरे चक्र का चुनाव चल रहा है उसमें बहुत सारी कोशिश हुई है टीएमसी के द्वारा हिंसा करने की, लेकिन चुनाव आयोग की चाक चौबंद व्यवस्था में टीएमसी का कुछ गल नहीं रहा है। पोलिंग बूथ पे शांति है। जिन्हें जहां जहां गड़बड़ी करने की लोगों ने कोशिश की, चुनाव आयोग के लगाए हुए जो भी व्यवस्था है उसने अच्छा सही जवाब दिया है, लेकिन फिर भी कोशिश हो रही है टीएमसी के द्वारा हिंसा फैलाने की। मैं समझता हूं लोग निडर होकर निकले हैं। आप जिस प्रकार से अभी लगभग 40% के आसपास वोटिंग हो चुका है ये 12 बजे तक, ये बहुत अच्छा रुझान है और कोई भी सरकार जब रहती है और इतनी तेजी से अगर वोट निकलता है तो निश्चित रूप से वो। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में नगर निगम के स्वच्छता कर्मचारियों ने गुरुवार को कोरोना वैक्सीन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया। तो यहां रायपुर नगर निगम के आयुक्त एस कुमार ने कहा कि हम 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं।
एनआईए ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के 8 और तेलंगाना के 4 जिलों में कुल 31 स्थानों पर छापेमारी की। तो यहां एनआईए की छापेमारी ललाट संगठनों के आड़ में आंध्र प्रदेश में अभियुक्त संगठन भाकपा गतिविधियों को आगे बढ़ाने से संबंधित है। तो यहां आंध्र प्रदेश के जिन 8 जिलों में यह छापेमारी हुई उसमें विशाखापट्टनम, गुंटूर, प्रकाशम और श्रीकाकुलम, कुर्नूल, कृष्णा, पारवी गोदावरी और कंडप्पा शामिल है। और ऐसे में तेलंगाना में जिन 4 जिलों में छापेमारी हुई उसमें विशाखापट्टनम, गुंटूर, प्रकाशम और ये सब शामिल है। तो यहाँ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इन मामले में अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें पांगी, नागना, अंदुलूरी और जंगलरा और श्रीनिवास राव और रेला राजेश्वरी शामिल है। और इसके बीच छापेमारी के दौरान 40 मोबाइल फोन, 44 सिम कार्ड और हार्ड डिस्क और माइक्रो एसडी कार्ड और फ्लैश कार्ड और 184 सीडी और डीवीडी और 119 पेन ड्राइव और टैब, ऑडियो रिकॉर्ड और एक आरोपी से 10 लाख रुपए नकद और 70 स्टोरेज डिवाइस और इसी के साथ कई गुप्त दस्तावेज, सीपीआई प्रेस नोट साथ बरामद किए गए हैं। तो यहाँ एनआईए ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच लगातार जारी है। उधर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की मार ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ने लगी है और ऐसे में भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस वे का संचालन 1 महीने के लिए बंद कर दिया है। तो यहाँ पश्चिमी रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस ट्रेन को 2 अप्रैल से अगले 1 महीने तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो यहाँ रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि जिन लोगों ने तेजस ट्रेन के लिए टिकट बुक कराया है उन्हें कैंसिल कर दिया है। इसकी सूचना यात्रियों को दे दी गई है और उसी के साथ उनके पैसे भी वापस किए जाएंगे। बता दें कि पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद भारतीय रेलवे ने सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया था और इसके बीच तेजस ट्रेन अक्टूबर तक बंद रही और यहाँ अक्टूबर में मुंबई अहमदाबाद तेजस ट्रेन को फिर शुरू किया गया था, लेकिन कम पैसेंजर्स की वजह से इसे नवंबर में बंद कर दिया था और फिलहाल इस साल 14 फरवरी को शुरू किया गया था। उधर राजधानी की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगने के मामले से सख्त रुख अख्तियार करते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने डीपीसीसी को ईडीएमसी पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था। तो यहां गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग रोकने के लिए कदम नहीं उठाने को लेकर ईडीएमसी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ राय ने कहा कि लैंडफिल साइट के एक हिस्से में रविवार शाम को आग लग गई थी और जिससे इलाके में प्रदूषण का स्तर गंभीर हो गया था। उन्होंने ये भी बताया कि डीपीसीसी की एक लीड टीम में लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया गया, लेकिन उसमें अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि इस लैंडफिल साइट का प्रबंधन संभालने वाली ईडीएमसी ने वहां ऐसी घटना रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ईडीएमसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर का गुरुवार रात को निधन हो गया और उनका निधन बिहार में दरभंगा के मिश्र टोला स्थित आवास पर हुआ। तो यहाँ इस बीच जानकारी मिल रही है कि चंद्रनाथ मिश्र 99 वर्ष के थे। कुछ दिन पहले घर में ही गिर गए थे, जिसके बाद से अस्वस्थ चल रहे थे। तो यहाँ शुक्रवार को दिन में 2 बजे अंतिम संस्कार दरभंगा में ही होगा। तो इस बीच जानकारी मिली कि चंद्रनाथ मिश्र के निधन की खबर मिलते ही मिथिलांचल में शोक की लहर दौड़ गई। तो यहाँ साहित्य के अनमोल शख्सियत रहे चंद्रनाथ मिश्र के नाम बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई है। तो यहाँ आपको बता दें कि चंद्रनाथ मिश्र मूल रूप से मधुबनी जिला के खोसपुर गांव के रहने वाले थे और उनका कर्म भूमि दरभंगा ही रहा। तो यहाँ ML एकेडमी से शिक्षक के रूप में अवकाश प्राप्त किया था और उनके पिता भी विद्वान रहे। तो यहाँ आपको ये भी जानकारी दे दी कि शिक्षा के क्षेत्र में जाना माना पहचान वाला नाम चंद्रकांत मिश्र के पिताजी स्वर्गीय मुक्तिनाथ मिश्र रामेश्वर लता संस्कृत विद्यालय में प्रिंसिपल रह चुके हैं। तो यहाँ दरभंगा में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। उधर ओडिशा में झुलसा देने वाली कमनी सामने आ रही है और ऐसे में मौसम 15 स्थानों पर तापमान 40 डिग्री के पार चल गया और हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि आज उड़ीसा के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है और जिसमें गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकती है। और यहां मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से बारिश की संभावना के कारण दिन के तापमान में गिरावट हो सकती है और करीब 15 जगहों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। तो यहाँ बुधवार को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लोगों को जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो यहाँ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लू का प्रकोप
लगातार जारी है और इस बात की जानकारी मौसम विभाग ने दी। उधर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन एक दिन पहले कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया था और इस जानकारी में उन्होंने अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये जानकारी दी। वहीं अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है। तो यहाँ आज दोपहर को कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसी के साथ ही उन्होंने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी अपने ट्वीट में शामिल किया और इसी के अलावा उन्होंने अपने ब्लॉग में कोविड वैक्सीन लगवाने के अनुभव को विस्तार से लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं वैक्सीन लगवा चुका हूं और फिलहाल डन, वैक्सीन लगवा चुका हूं और फिलहाल सब कुछ ठीक है। तो यहाँ अमिताभ बच्चन ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। उन्होंने अपनी ट्वीट के जरिए ये पूरी जानकारी दी और इसी के साथ जानकारी भी मिल रही थी कि उन्होंने अपने परिवार के साथ वैक्सीन की डोज लगवाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।